हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे हमारे हिंदी साहित्य की हमारी सीरीज चल रही थी और आज हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का 5वां दिन है। मतलब हिंदी साहित्य की क्लास का आज हमारा कौन सा दिन है? पाँचवा दिन है। और हम हिंदी साहित्य के स्रोत पढ़ रहे थे और उन स्रोतों में से हम भारतीय स्रोतकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने शिव सिंह सेंगर को पढ़ा, गारसा दत्तासी को पढ़ा, मिश्र बंधुओं को पढ़ा। और आज हम बड़े बड़े नाम जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, गणपति चंद्रगुप्त हो गए, ऐसे कुछ विद्वानों को हम आज पढ़ेंगे और उनकी बुक के बारे में पढ़ेंगे। और हमको वैसी चीज़ें पढ़ना है जो सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, सिर्फ एग्ज़ाम में पूछी जाती हो। फालतू चीज़ों का संकलन हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखे हैं और उन्हीं चीज़ों की नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक एक चीज़ों को नोट डाउन करिएगा। और अगर आप किसी भी टीचिंग की आप तैयारी करो, हिंदी साहित्य की आप टीजीटी पीजीटी आप किसी भी स्टेट से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आपको इसी को पढ़ना है। चलिए हम आते हैं अपने वीडियो पे। तो आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन को। किसको पढ़ेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनके ग्रंथ का नाम है। उसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाकुलर का प्रकाशन 1889 ईस्वी में किया गया था। 1888 में तो इसको लिख लिया गया था, लेकिन इसको पुस्तकाकार रूप दिया गया था। मतलब एक पुस्तक के रूप में इसको 1889 ईस्वी में इसको पुस्तकाकार रूप में लिखा गया था और 1888 में इसको लिख लिया गया था। ठीक है। अब प्रकाशन संस्था का नाम क्या है? इसके प्रकाशन संस्था का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसको प्रकाशित किया गया है। कहाँ से प्रकाशित किया गया है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो इसमें कालानुक्रम पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी कालानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई थी? आधार ग्रंथ इसका क्या था? तो इसको लिखने का जो आधार ग्रंथ था वो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज था। शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज को आधार ग्रंथ मान करके जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लिखा था। ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको क्या लिखना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर पूछेगा कि इसका प्रकाशन वर्ष कब किया गया है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1889 में किया गया है। इसके प्रकाशन संस्था का नाम पूछेगा तो आपको बताना है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके प्रकाशन संस्था का नाम है। और जब ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक पर किस पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। तो आपको क्या लगाना है? कालानुक्रम पद्धति का। इसका कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करके उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा था। ठीक है। अगला हमारा है यह ग्रंथ पत्रिका विशेषांक के रूप में, किसके? पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मतलब इसको एक पत्रिका का विशेषांक, मतलब एक पत्रिका का रूप जो है पत्रिका पे निकाला गया था। कब निकाला गया था? इसका विशेषांक किया गया था सन 1888 ईस्वी में। यह ग्रंथ जिसमें मात्र हिंदी कवि शामिल थे। ये हमारा पहला एक ग्रंथ है जिसमें मात्र हिंदी कवि ही शामिल थे। अभी तक के ग्रंथ कैसे थे? तो अभी तक जैसे गारसा दत्तासी हमने पढ़ा, तो गारसा दत्तासी में मुसलमान थे और उसमें हिंदू भी थे। तो मौलवी करीमुद्दीन का हो गया, तो उन्होंने तो गारसा दत्तासी की पुस्तक का ही अनुवाद कर दिया था। ठीक है। फिर हमने मिश्र बंधु को पढ़ा। तो ये सब जो मिश्र बंधु के भी जो थे उसमें मेरे मुस्लिम और हिंदू उसमें कवि थे। लेकिन ये पहला ऐसा ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें मात्र हिंदू कवि ही थे। तो आपके उसमें आ जाएगा
कि हिंदी साहित्य का पहला ऐसा कौन सा कवि है जिसने सिर्फ अपने ग्रंथ में हिंदी कवि को ही शामिल किया है, तो वो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। और अगर उनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए तो आपको उनकी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आपको लगा देना है। ठीक है, अगला हो जाएगा, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। देखो, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हिंदी कवि को ही शामिल किया था। ठीक है, लिखा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उसमें सिर्फ हिंदी कवि को ही शामिल किया गया था। ठीक है, सही अर्थों में यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसने कहा था? तो इस बात को कहा था किशोरी लाल गुप्त ने। किशोरी लाल गुप्त ने कहा था कि अगर सही अर्थ में देखा जाए तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाएगा। ठीक है, किसने कहा? किशोरी लाल गुप्त ने। आगे चलकर किशोरी लाल गुप्त ने ही क्या किया था? अनुवाद किया था, इनके ग्रंथ का अनुवाद किया था। काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास इसी ग्रंथ में माना जाता है, इसीलिए काल विभाजन के पितामह के रूप में भी हम ग्रियर्सन को जानते हैं। ठीक है, ग्रियर्सन को इसीलिए हम काल विभाजन के पितामह के रूप में या जनक के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि काल विभाजन का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो ग्रियर्सन की ही पुस्तक में किया गया था। और किस प्रकार काल को बांटा गया था? तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 12 भागों में। लेकिन अगर आपसे युग पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने युग में बांटा था, तो आपको कितना लिखना है? युग आपको 11 लिखना है, क्योंकि उन्होंने 11 युगों में बांटा था। लेकिन अगर भाग पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है कि उन्होंने 12 भागों में बांटा था। तो एक क्या था? उसमें 11 युग थे और एक विविध था। क्या था? 11 युग और एक विविध को मिला करके 12 भाग थे। लेकिन अगर आपसे युग पूछ लिया जाए तो ग्रियर्सन ने 11 युगों में बांटा था। अगला है कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना था। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना था, और ये इनका सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाली चीजें थी। ठीक है, ग्रियर्सन के ग्रंथ का सबसे ज्यादा जो गुण, अगर आप कह सकते हैं, इसमें आप गुण कह सकते हैं कि उनके हिंदी साहित्य का जो ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था मॉडर्न वर्नाकुलर का, उसका जो गुण था और उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ था उसका गुण था, तो उसका मेन गुण यही था कि उन्होंने हिंदी साहित्य भक्ति काल को उन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। क्या माना है? उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने माना है, या तो ये पूछ लेगा कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है, तो आपको लिखना है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल नाम दिया है। ठीक है, और उसमें दोष क्या है? दोष गुण तो आपको पता चल गया है कि उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है, लेकिन उनके दोष क्या मान लिया है? दोष उनके लिए सिद्ध हो गया है कि उन्होंने भक्ति काल को ईसाइयत की देन मान लिया है। किसकी देन मान लिया है? भक्ति काल को उन्होंने ईसाइयत की देन मान लिया है। ये उनके लिए सबसे बड़ा दोष सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किसकी देन माना है? तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना है। ठीक है, अगला है कि ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजी भाषा द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। और ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल ने किया था। किसने किया था? इनके ग्रंथ का अनुवाद किशोरी लाल ने किया था। किशोरी लाल गुप्त किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया था। तो ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद 1957 ईस्वी में किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से किया था। इसमें कुल 952 रचनाकार हैं। कितने रचनाकार हैं? इनके ग्रंथ में 952 रचनाकारों का उल्लेख किया गया है। कौन से? ग्रियर्सन के ग्रंथ पे। ठीक है, ग्रियर्सन के ग्रंथ में 952 रचनाकारों का उल्लेख किया गया है। अब अगले हमारे मिश्र बंधु को हमने पिछले वाले वीडियो में हमने कवर कर लिया है, तो इनको हम छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा हो तो आप पुराने वीडियो को जाइए और देखिए। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रखर माना जाता है, सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है,
तो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो क्योंकि जन्म मृत्यु सब पूछ लेता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में हुआ था, और निधन इनका कब हुआ था, तो 1941 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। कब है इसका प्रकाशन वर्ष? सन 1929 में। और इसका परिवर्धित संस्करण जो है, जो दोबारा इसका परिवर्तित संस्करण फिर आया था, वो आया था 1940 ईस्वी में। मतलब उसमें कुछ चीजें और ऐड की गई थी, तब जो परिवर्धित संस्करण 1940 में आया था। इसकी प्रकाशन संस्था का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन संस्था का नाम है नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। और पद्धति का नाम विधेयवादी पद्धति। तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के जनक किसको माना जाता है? तो हमने पढ़ा था कि हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, इनको माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल रचनाकारों की संख्या है, तो कुल रचनाकारों की संख्या 997 है। लगभग 1000 रचनाकारों को इन्होंने रखा है, ठीक है, कुल 997। और ग्रियर्सन के इसमें कितने थे? तो 952 थे। अगला, इन्होंने प्रथम कवि किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि मुंच कवि या भोज को माना है, दो में से एक ही आएगा, ठीक है। तो मुंच या भोज को माना है। और इन्होंने प्रथम कवि किसे माना है? प्रथम कवि इन्होंने चंद्रबरदाई को माना है। देखिए, देखने वाली बात यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित माना है। क्या माना है? अर्ध प्रमाणित माना है। लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम रचनाकार, प्रथम महाकवि उन्होंने चंद्रबरदाई को माना है। और प्रथम महाकाव्य इन्होंने चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो को ही माना है, ठीक है। लेकिन उसको वो अर्ध प्रमाणित भी मानते हैं, ठीक है, मतलब आधा प्रमाणित है। इन्होंने आधार ग्रंथ किसको लिया है? तो आधार ग्रंथ इसको लिया है। अब ये सारी चीजें जो आपकी पृथ्वीराज रासो है, जब हम आदिकाल पढ़ेंगे, आदिकाल में जब हम पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे तो हम विस्तार से उसके बारे में आपको बताएंगे, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आधार ग्रंथ इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जब लिखा तो उसमें इन्होंने किस किस पुस्तक को अपना आधार ग्रंथ बनाया? आधार ग्रंथ का मान होता है, मतलब होता है कि उनमें से कुछ डिटेल को देखना और फिर उसमें से ले लेना, ठीक है, कि हाँ ये इसमें सही है, ये इसमें सही है, दोनों को मिला करके इसका मतलब ये आपका सही आ रहा है, ठीक है। तो आधार ग्रंथ इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को माना। मिश्र बंधु विनोद किसकी है? मिश्र बंधुओं की है। मिश्र बंधु कौन थे? 3 थे, हम आपको बताए हैं, SSG करके हमने आपको याद करवाया है, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला को माना। तो हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। किसकी? श्याम सुंदर दास की है। ये आपको याद रखने की, हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी को माना है। और ब्रज माधुरी सार किसकी? वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार है। तो आपको ये तीनों रचना और इनके रचनाकार आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये कभी कभी मिलान में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी कोविद रत्नमाला पुस्तक किसकी है? तो श्याम सुंदर दास की है। कविता कौमुदी किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है। ब्रज माधुरी सार किसकी है? तो वियोगी हरि की है। अगला हमारा है कि यह ग्रंथ शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा है। किसमें लिखा है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था, जिसका नाम इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास रखा था। क्या रखा था इसका नाम? इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास रखा था। भूमिका विस्तृत होने के कारण इसका स्वतंत्र प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में किया गया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में दोहरा नामकरण विभाजन किया है। क्या किया है? शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में दोहरा नामकरण विभाजन किया है। दोहरा नामकरण का मतलब क्या है? दोहरा नामकरण का मतलब है कि इन्होंने हर एक काल को 2-2 नाम दिए हैं। जैसे इन्होंने आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, हाँ, और उत्तर मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल, ऐसे इन्होंने भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इसी मतलब इन्होंने हर एक काल को 2-2 नाम दिए हैं। जैसे इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? इन्होंने आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। तो 2 नाम ऐसे हो गए, ठीक है। तो दोहरे नाम की पद्धति इन्होंने अपनाई है। अगला है कि इस ग्रंथ का प्रारंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे
हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप अगर टीजीटी पीजीटी किसकी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की, अगर आप एनवीएस की कर रहे हो, केवीएस की अगर आप कर रहे हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी या DSSB की टीजीटी पीजीटी की अगर आप कर रहे हैं, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उसी से बनते हैं। कथन हो गया, उठा लिए वहीं से कुछ लाइनें हैं वहीं से उठा ली। लेकिन और अगर आप बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या EMRS की, इन सारी चीज़ों की, तो आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ी, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसको ख़त्म करने के बाद अगर हमारे पास टाइम रहेगा या वो करेंगे तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें, यह ग्रंथ हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। ये देखिए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणित ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या हो जाते हैं, अगले हो जाते हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके ग्रंथ का नाम है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्या नाम है, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास नाम है, जो एक अपूर्ण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये अपूर्ण ग्रंथ है। इसका प्रकाशन हुआ था 1938 में। कब हुआ था इसका प्रकाशन, 1938 में। और इन्होंने इसमें कौन सी पद्धति अपनाई है, तो आलोचनात्मक पद्धति अपनाई है। कौन सी पद्धति अपनाई, आलोचनात्मक पद्धति अपनाई। प्रथम कवि इन्होंने किसको माना है, तो प्रथम कवि इन्होंने स्वयंभू को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि किसको माना है, स्वयंभू को माना है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि किसे माना है, तो स्वयंभू को माना है। अगला है कि यह ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, यह नागपुर विश्वविद्यालय में शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। इन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांटा है। किसमें, आदिकाल को दो भागों में किसने बांटा है, तो आदिकाल को दो भागों में राम कुमार वर्मा ने बांटा। किसने बांटा है, राम कुमार वर्मा ने दो भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। किस काल में बांटा है, संधि काल और चारण काल के रूप में इन्होंने बांटा है, ठीक है। अगला हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे अगले हो जाएंगे। अगले हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इनकी ग्रंथ, तीन ग्रंथ आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको तीनों ग्रंथ आपको याद करके रखने हैं और इनका क्रम भी आपको सन के द्वारा आपको याद करके रखना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, कब, 1940 ईस्वी में। दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953, ठीक है। कहीं कहीं 52 भी है। आप जैसे गोविंद पांडे वाला, आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सन 52। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो जब हम हिंदी साहित्य जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका देखते हैं। क्या देखते हैं, या हम कोई चीज़ पहले वो करते हैं तो हम क्या करते हैं, भूमिका बनाते हैं, ठीक है। भूमिका के बाद हम क्या करते हैं, उसका विकास करते हैं, ठीक है। उद्भव और विकास क्या करते हैं, उद्भव और विकास करते हैं। और फिर लास्ट में हमारा आदिकाल से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसी प्रकार आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ग्रंथ माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समाज शास्त्री पद्धति का प्रयोग किया था। किस पद्धति का प्रयोग किया, समाज शास्त्री पद्धति का प्रयोग किया था। और इन्होंने प्रथम कवि किसको माना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान को माना है। कहीं कहीं आपको अब्दुल रहमान मिलेगा और कहीं कहीं आपको देखने को अब्दुल रहमान भी मिलेगा। तो ये दोनों एक ही कवि हैं, ठीक है, अलग अलग कवि आपके नहीं हैं। तो इन्होंने प्रथम कवि जो माना है वो अब्दुल रहमान को माना है। हिंदी साहित्य को 4 युग में बांटा है तथा जोड़ देकर इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने युग में बांटा है, 4 युग में बांटा है। और इन्होंने आदिकाल को या वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है, तो वीरगाथा काल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया, आदिकाल। तो आपसे पूछा जाएगा कि
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है, तो वीरगाथा काल को उन्होंने आदिकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का काल कहा है। क्या कहा इन्होंने? आदिकाल को विरोध और व्याघातों का काल माना है। तो विरोध और व्याघातों का काल किसने माना है? तो आदिकाल को विरोध और व्याघातों का काल माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे है हमारा कि आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर, कितनी रचनाओं के आधार पर? 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल का नाम दिया है। कितने? 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल का नाम दिया है। परंतु उन रचनाओं में अधिकांश को, मतलब सभी नहीं, पूरी नहीं, 12 की 12 नहीं, अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा द्विवेदी जी ने आदिकाल के बाद की रचना माना है। आदिकाल के बाद की रचना माना है। हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं या जितने भी उनकी बातें हैं, उन सारी बातों का खंडन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ज्यादातर बातों का खंडन किया है। क्या है? ज्यादातर उनकी बातों को नहीं माना है और उन्होंने सिद्ध भी किया है। अगर उनकी बातों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल गलत है। ठीक है। सब दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जब उनकी बातों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, और इनकी बातों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही बोल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर हिंदी साहित्य में देखा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पीछे नहा धोकर कौन पड़े थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पीछे नहा धोकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ही पड़े थे। ठीक है। अगला हो जाएगा, इन्होंने भक्ति काल को नई दुनिया कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल को इन्होंने नई दुनिया नाम दिया है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धाराओं को चुनौती दी है और सबल प्रभाव के आधार पर उन्हें खंडित भी किया है। तो किसने कहा है? गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। किसने कहा है? गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। जो अभी हमने आपको बात बताई कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी धारणाओं को चुनौती दी और प्रमाण के साथ ही उसे खंडित किया। ठीक है। ऐसे नहीं बस बोलते गए बातों से कर, उन्होंने प्रमाण देकर के सिद्ध करके उसको खंडित किया है। अगले अब हमारे कवि हो जाएंगे गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हो जाएंगे। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है और इसका कुल भाग 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग इन्होंने 1964 ईस्वी में और द्वितीय भाग इन्होंने 1965 ईस्वी में इसका क्या किया है? 2 भागों में प्रथम भाग 1964 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग इनका 1965 में प्रकाशित हुआ। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। किस पद्धति का? वैज्ञानिक पद्धति का। और प्रथम कवि इन्होंने किसको माना है? प्रथम कवि इन्होंने शालिभद्र सूरि को माना है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। अगला है कि इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। आदिकाल को गणपत चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। और आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने कहा है। इन्होंने भक्ति काल को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में भक्ति काल को? 3 भागों में बांटा है। पहला इन्होंने कहा राजश्रय में रचित, धर्माश्रय में रचित और लोकाश्रय में रचित। ठीक है। अगले हमारे हो जाएंगे डॉक्टर नगेन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नगेन हमारे हो जाएंगे। डॉक्टर नगेन के ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसमें कुल कितने खंड थे? तो हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास में कुल खंड उन्होंने 10 खंडों में इसको विभाजित किया है। उसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास के द्वारा संपादित रचना है। इनका संपादन, इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है और हिंदी साहित्य का इतिहास इसके द्वारा संपादित रचना है। और इन्होंने इसका संपादन हरप्रसाद सिंह के साथ मिलकर इन्होंने, डॉक्टर नगेन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन किया था, संपादन किया था। क्या किया था? संपादन किया था।
और किसके साथ मिलकर किया था? हरदयाल सिंह के साथ इन्होंने मिलकर के हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है। ठीक है, अगला हम काशी नागरी प्रचारणी सभा, किसके बारे में? काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। क्या लिखा गया है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा गया है, जो कुल 18 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। कितने? कि हम हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को कुल 18 भागों में हम प्रकाशित करेंगे। कितने भागों में? 18 भागों में। कुल 16 भाग अभी प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? अभी तक इसके कुल 16 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और 2 भाग इसके अभी अप्रकाशित हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को कितने भागों में प्रकाशित करने की योजना बनी, तो 18 भागों में प्रकाशित योजना करने की बनी, जिसमें से 16 भाग अभी तक प्रकाशन में आ चुके हैं और 2 भाग इसके अभी अप्रकाशित हैं। अब इनके प्रकाशन में जो ग्रंथ लिखे गए उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका हिंदी काव्यधारा और ये सब इम्पोर्टेंट है, इन सबको आपको याद करके रखना। इससे एक भी चीज़ें आपके लिए फालतू की नहीं है, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल शंकर तैन की। हिंदी वीर काव्य किसकी है? टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास किसका है? चतुरसेन शास्त्री का होगा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका है? सुबोध इतिहास है बाबू गुलाब राय का। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे का हो जाएगा। साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी हो जाएगी? साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे का। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का हो गया। हिंदी साहित्य की ओझल नारी का इतिहास किसका हो जाएगा? मिर्जा माधव का ओझल नारी का इतिहास हो गया। तो ये हमारा आज से हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा? अगले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जिसमें हम ग्रियर्सन को पढ़ेंगे, मिश्र बंधु को हम पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, राम कुमार वर्मा को पढ़ेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे और गणपति चंद्र गुप्त को हम पढ़ेंगे। इन सारे कवियों के काल विभाजन को हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि सर्वमान काल विभाजन, जो हमको सर्वमान आपको काल विभाजन मानना है, वो किसको हम मानेंगे। ठीक है, किस काल विभाजन को हम सर्वमान मानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों या अभी आपने विजिट किया है और अगर आप टीजीटी पीजीटी इसकी आप हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हों, किसी भी स्टेट से हों, आप किसी भी स्टेट से हों और आप टीजीटी पीजीटी या बिहार के बीपीएससी 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हों या यूपी की टीजीटी पीजीटी का पेपर जैसे अभी अप्रैल में होना है उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो यूपी की टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी इसको क्रैश कोर्स के रूप में देख सकते हैं और संभवतः का एकदम 100 में 100% है कि हम पूरी हिंदी साहित्य आपको आपके पेपर से पहले कवर करवा देंगे और इससे अच्छा कंटेंट आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिल सकता है, पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिल सकता है, आप ढूंढ के देख सकते हैं। तो अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कहीं पे भी कमी अगर आपको समझ में आ रही हो कि इसमें सुधार करना चाहिए, तो इन सारी बातों को आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय हिंद।